So hello guys, welcome back to my YouTube channel Sit Bound Goal and I am Sandeep Vishwakarma and आज का जो सेशन है that is quite important और important होने के पीछे इसका लॉजिक भी है because all of you know कि हमारा जो बीएससी का एग्जाम है 2 दिन बाद है। तो हम क्या करेंगे कि इन 2 दिन में 3 से 4 फिजिक्स के पीवाईक्यूज को फिजिक्स के जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिए। अब एक ही काम है कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखें कि आपको कितना आ रहा है। अब आप पूछोगे कि भैया प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? तो देखो, पहली तो इंग्लिश बहुत ज्यादा रिपीट होती है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है, सेम अदर में भी है कि वहां पे भी कॉन्सेप्ट रिपीट होते ही हैं। और रिपीट हो या ना हो, आईआईटी में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है। जेई एडवांस में, मेंस में तो खैर अब होता है, जे एडवांस में बहुत रेयरली होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम वहां पे किसी बड़े बढ़िया टीचर से पूछो कि लास्ट में क्या करना चाहिए, तो उनका यही कहना रहता है कि लास्ट के 15-20 दिन हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि क्या माइंडसेट है पेपर बनाने वाले का, क्या लेवल रखता है और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि जो आपको पढ़ना था पढ़ लिए, लास्ट में बस फॉर्मूला रिवीजन एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना ही हमारा काम होता है। तो भाई मैंने फॉर्मूला की ई बुक अपलोड कर दी है, या बोलना ग्रुप में भेज दूंगा। और अब मेन जो चीज है दैट इज ये है कि हमें फॉर्मूला फॉर्मूला का रिवीजन तो हमने कर लिया। अब हमें पीवाईक्यूज लगा के देखना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलो हमारे साथ और फिजिक्स को सॉल्व करो और देखो कैसा रहता है, और तुम बताना तुम कितना कर पा रहे हो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप विश्वकर्मा। आई एम अ करियर काउंसलर. My qualification is BTech from Aligarh Muslim University in Electronics Department. I have qualified JEE Main, AKTU, Triple MUT, MU Triple UT, BHU, BSc etc. इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और वहां पे मेरे सारे क्लासेस को फ्री देखने के लिए आप कोड यूज कर लेना संदीप 2022। और गोल्ड एजुकेटर हूँ टीचमेंट पर, और डायरेक्टर हूँ सेट टाइम बाउंड गोल का। मैंने अपनी पढ़ाई रेजोनेंस कोटा से करी हुई है। एंड दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट मी। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली आज का जो पेपर है, मैं इससे पहले 2021-22 वाला डिस्कस कर चुका था। ये पेपर 2020-21 का एमयूबीएससी का पेपर है, जिसमें मैं फिजिक्स कवर करने वाला हूँ। और फिजिक्स में आपको पता ही है कि पेपर जो होता है कितने मार्क्स का होता है गाइस, बताओ? 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या फिर अगर कोई बायो से है तो बायो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स ऑनर है, इसमें लगभग लगभग सबका लगभग क्या सबसे 25-25-25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका टाइम जो होता है कितने का होता है गाइस? 2 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है। मेन बात यह है कि आपके पेपर पे ऐसा हो सकता है कि ना लिखा हो, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड पर एएमयू मेंशन पहले से ही कर देता है कि माइनस मार्किंग है। लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था माइनस मार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उस पर लिखा नहीं था। और कुछ बकलोल लोग राउंडिंग पे होते हैं वहां पे, जिनको मतलब खुद आइडिया नहीं होता है, और बच्चे उनको हीरो मान के पूछने चले जाते हैं, सर माइनस मार्किंग है कि नहीं है। अबे भाई, तुझे एग्जाम देना है, तुझे पता होना चाहिए ना है कि नहीं है। वो तो बस ड्यूटी के लिए आया हुआ है, 3-4 घंटे के लिए वो आदमी आया हुआ है, तुम उससे पूछ रहे हो माइनस मार्किंग है कि नहीं है। हालांकि वो पता चलता है कि वो साइंस डिपार्टमेंट का भी नहीं है, वो कहीं आर्ट वार्ट पढ़ाता है, वो आया हुआ है और तुम उससे पूछ रहे हो। तो भाई साहब थोड़ा अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ लिया करें। 25% का माइनस मार्किंग होता है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, अगर आप इसे सही करेंगे तो 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा, और अगर आपने इसको गलत किया तो आपका -0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। और भैया 0.5 मार्क्स की भी बहुत वैल्यू होती है।
अगर कट ऑफ की बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 30 से 35 नंबर तक पे बहुत सारे बच्चों का, एक्सटर्नल बच्चों का आराम से एडमिशन हो गया था। अब देखो ये बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि एमयू खुद निकालता है भाई, ये हम बच्चों से बात कर करके, बीएससी के डिपार्टमेंट में बात करके कि लास्ट एडमिशन एक्सटर्नल का किस मार्क्स पे हुआ था, वो भी ये मार्क्स उसका कैलकुलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि एएमयू ने मार्क्स निकाला था, नहीं, ये वो कैलकुलेट करते हैं। तो लगभग 30 से 35 मार्क्स पर एडमिशन एक्सटर्नल का हो गया था, और 20 से 25 मार्क्स के आसपास तक बहुत सारे इंटरनलों का कहना था कि उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे अच्छी जो वो जाती है, सबसे बढ़िया, सबसे हाई कट ऑफ जो जाती है, दैट इज कंप्यूटर साइंस का जाता है। कंप्यूटर साइंस का जाता है लगभग 40 to 45 जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को कंप्यूटर साइंस वगैरह चाहिए तो इतने मार्क्स लेके आने होंगे। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ये पेपर का ब्रीफ आइडिया था। अब देखो यार, चूंकि तुम्हारे पास कितना घंटा है, चूंकि 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन को 120 मिनट में करने हैं। सो यू मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, इसलिए लेवल भी इजी रहता है। ठीक है, तो आसान पेपर बनाया जाता है ताकि बच्चे इजीली कर पाए। अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इजी का मतलब उतना भी इजी नहीं है, जब तुम अभी फिजिक्स सॉल्व करोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि ये लोग पेपर बनाते कैसे हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है इंग्लिश, जिसका इंग्लिश तगड़ा होता है उसके सिलेक्शन के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 40-50 मार्क्स ही तो लाने हैं सेलेक्ट होने के लिए। बाकी जिसका पीसीएम तगड़ा है, जो इंजीनियरिंग वाला है, वो तो निकाल ही देता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी तुम लोग ना मेंटेन रखना, अगर एक्यूरेसी सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से कितने लोग यहाँ पे, कितने बच्चे हैं भाई, कितने बच्चे हैं? 11 स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, बस कोई बात नहीं, जितना जिनकी मर्जी हो जुड़े, कोई जरूरी नहीं है। मुबेदरा फातिमा क्लास में हैं आप? ओके, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सो लेट्स स्टार्ट। सवाल पढ़ो अमन, बोलो। द प्रोजेक्शन एंगल इन टर्म ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड इज गिवन यू। तुम्हें क्या बताना है इसमें, बताओ। प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल क्या होता है? तो मान लो एक बॉल था, मेरे हाथ में एक बॉल था, उसको मैं यू स्पीड से फेंक दिया। अब जिस एंगल के साथ, मतलब ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाते हुए फेंका, उस एंगल को क्या कहते हैं, बोलो? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ये बॉल क्या होगा, कुछ देर तक हवा में उड़ेगा और फिर आके ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो जितने देर बाद ये आके ग्राउंड पे गिरेगा उसको कहते हैं टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ। और रेंज क्या होता है? इस पॉइंट से कितनी दूरी पर ये आके गिरा है उसको कहते हैं रेंज। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो तुमसे क्या पूछ रहा है, सारे लोग आंसर करें। ये सवाल तुम लोग कर ऐसे बहुत, मैंने बहुत बढ़िया से, मतलब शिद्दत के साथ प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है, हल्के में ना लेना। किसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और यू दे दिया गया है, और रेंज में के रिलेशन में तुमसे थीटा पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, यू को तोड़ दो, एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा बेटा, यू कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, यू साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट हो गए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बताओ, 2u साइन थीटा बाई जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज बराबर क्या होता है, ये क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इधर इधर की स्पीड कितनी थी, रेंज के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, यू कॉस थीटा। और मैक्सिमम हाइट एट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, यू साइन थीटा। तो रेंज बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है, यू कॉस थीटा, और समय कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से हमें थीटा निकालना चाहिए, तो आर को इधर भेज दो। कॉस थीटा बराबर क्या हुआ बेटा, बताओ, आर अपान यू टी। तो थीटा बराबर क्या हुआ,
बोलो। कॉस इनवर्स आर अपन यूटी। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? अब बताओ क्या इस सवाल में दम था? थोड़ा भी एक पैसे का भी दम था? अबे कितना लुल्ला सवाल था। मैं तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिखाने के लिए लिख दिया। इसकी भी जरूरत नहीं थी, बस ये एक ही इक्वेशन लगाना था, खत्म। क्या कहते हो? एक ही इक्वेशन लगाना था और खत्म। हाँ या ना? ओके तो बताओ यार, मैंने सवाल आया होता अगर तुम्हारे टाइम तो क्या तुम कर लेती? बोलो ईमानदारी से, क्वेश्चन सॉल्व करो इसे। अगला, अब देखो मैं कई बार तुम लोगों को ये पढ़ा चुका हूं। इंड्यूस ईएमएफ, और रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ शॉर्ट टर्म, एन दे दिया है ना, और साइज कितना दे दिया है? 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.05 मीटर, ठीक है। मतलब लंबाई एक कुछ होगा, लंबाई इसका क्या होगा? 0.1 मीटर होगा, तो चौड़ाई क्या होगा? 0.05 मीटर होगा। अब क्या बोला जाए? प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मैंने बना देता हूं, अंदर की तरफ बना देता हूं। तुम बाहर की तरफ भी बना सकते थे। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा? बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर किसका यूनिट है बताओ? फ्लक्स का। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ। क्या करना है? कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना ड्रॉप हो जाए और इतने सेकंड में, तो फाई तुम्हें फाइंड करना है। और कितने टाइम में? 0.05। समझो क्या हो रहा है। यह क्या था? तुम बताओ। यह क्या था? या कोई भी क्या था? एक रेक्टेंगुलर क्वाइल था। इससे क्या पास हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा था। तो इसमें क्या पैदा हो रहा था? फ्लक्स पैदा हो रहा था। लेकिन अब तुम बताना, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड इतना था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया है? 0.05 हो गया है। और कितने टाइम में हो गया है? तो 0.05 सेकेंड टाइम में हो गया है। तो यहां क्या किए हो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए हो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा। और फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ चेंज होगा। अब देखो, जो बच्चा मेरे क्लास में ध्यान से बैठा होगा, उसको तो ये सवाल उसके लिए एकदम जीरो लेवल का सवाल है, बेसिक सवाल। हम तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया था? ई बराबर क्या होता था? माइनस डी फाइव बाई डी टी है। और डी फाइव बाई डी टी को क्या बोलते हैं? फाइव बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो इसको लिखो बी ए कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा क्या भाई? थीटा कितना है यहां पे? मारूंगा बहुत, 0 डिग्री। अरे इसका एरिया वेक्टर देखो, अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो थीटा 0 डिग्री नहीं है यार। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया के परपेंडिकुलर होता है यार। क्या ही गधेड़ो वाला काम करते हो हैं? ठीक। तो मैं इसमें ए कांस्टेंट है, मैं ए को बाहर लेके आऊं, माइनस ए, डीवी को लिख देता हूं डेल्टा बी अपन डेल्टा टी। क्या मैं कुछ गलत कहा? मैं फॉर्मूला डायरेक्टली भी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? और फार्मूला मास्टर में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। ये तो सबसे बेसिक सवाल होता है। एरिया लिखो भाई, लिखो एरिया। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.05। डेल्टा बी क्या लिख दूं? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 0.1 अपन डेल्टा टी कितना लिख दूं? 0.05। अच्छा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो देखो इसको क्या लिखूंगा? 5 × 10⁻³ और अरे हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स तुम मल्टीप्लाई करना भूल ही गए। 100 से मल्टीप्लाई कर लो यार। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? अब चूंकि इसका 2 दशमलव हटा दो, तो ये नीचे 5 हो गया, तो इसका भी 2 दशमलव हटाओ, ये 5 होगा, और ये क्या होगा? -10 होगा। ठीक है। 5 ने 5 को मार दिया। देखना क्या आ रहा है। इसी इसी में कर दू क्या?
इधर जगह बना के कर देता हूँ, कर दें। 10⁻⁻8, ये क्या हो गया भाई, माइनस आगे था तो ये हो गया -5। तो ये क्या हुआ, 5/10, दैट इज 0.5 वोल्ट आंसर। विच आंसर इज करेक्ट भैया। अब जिस लौंडे से ये सवाल ना लगे वो महा बकलोल आदमी है, क्योंकि इसको मैंने 2 बार पढ़ाया है, 2 टाइम। एक तो फॉर्मूला मास्टर में भी किया था, और फिर उसके बाद से हमने, कौन है जी, एक तो फॉर्मूला मास्टर में भी हमने पढ़ा था और एक बेसिक में भी पढ़ा था, जब हम ईएमआई बहुत आराम से पढ़ रहे थे। हमने पूरी कहानी कही थी यार, 2 दिन लगाया था कहानी समझाने में, कि फ्लक्स में, फ्लक्स परिवर्तन होने से ये पोटेंशियल पैदा हो क्यों रहा है, समझाया था कि नहीं भाई शाहजहान, झूठ मत बोलना वरना गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी। बताओ शाहजहान। हम्म, गर्लफ्रेंड का इतना डर। चलो अगला सवाल। ये सवाल करो, ये सवाल अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा ही है, बेसिक सवाल है, लेकिन ठीक है, करो करो। अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस, इसमें क्या पूछ रहा है। पल्ले पड़ रहा है ना। एक कैपेसिटर है, उसको एक रजिस्टर से क्या किया जा रहा है, रजिस्टर से क्या किया जा रहा है जी। अच्छा, ईएमआई वाले सवाल में तुमको डाउट है अमन। बीएससी वाले कौन कौन है पहले बता दें। कोई कौन कौन है बीएससी वाला, बताओ भाई, अपना नाम बताओ तुम लोग। हेलो। हाँ, एक अमन है, और कोई है बीएससी वाला। यही गधेड़े जिनके लिए क्लास रखा हुआ है ही नहीं। अबे तुम लोग क्लास में हो कि सारे लोग भाग गए। बस बीटेक वाले हैं, बीएससी वाले क्या कर रहे हैं यार। क्या ही गधे लोग हैं यार। सोहेल नहीं आया है क्या, सोहेल। ओके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। अगला, अच्छा एक बार फॉर्मूला रिवाइज रिवाइज करवा दूं, ये सारा आ रहा है तुम लोग को, फ्लक्स वाला। जहां लगे कि भैया ये चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज करवा दो, 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा, बता देना। ये 1.0 माइक्रोफेरेड का क्या है, कैपेसिटर है, और ये रेजिस्टेंस कितना है, 5 मेगा ओम। इससे क्या करवाया जा रहा है, इसको डिस्चार्ज करवाया जा रहा है। तो तुम्हें भी पता है कि कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है, एनर्जी। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जब भी कैपेसिटर को किसी रजिस्टर से जोड़ोगे तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो बोल रहा है कि मान लो कैपेसिटर में शुरू में चार्ज क्यू था, तो कितने टाइम बाद इसका चार्ज Q0/2 हो जाएगा, मतलब शुरू वाले का आधा हो जाएगा। यही तुमसे पूछा है, सवाल पढ़ो क्या पूछा, यही पूछा है ना। अरे भैया कोई सवाल पढ़ेगा, कोई सवाल मुझे बताएगा क्या पूछा हुआ है। नहीं नहीं, अरे अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बताओ ना, यही ना पूछा है कि कितने टाइम बाद कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। मैं बोला ठीक है भैया। कैसे, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, Q0 e⁻, बोलो, RT। नहीं नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा है। Q बराबर Q0 e⁻, T/RC होता है, आई थिंक। हाँ ये होता है, ये होता है। Q बराबर क्या होता है, Q0 e⁻, T/RC होता है।
एक बार इसे कंफर्म कर लो, यही होता है ना फॉर्मूला। हेलो। ए यार कौन कॉल करने। चलो, तो यही होता है ना, कंफर्म हो ना, बोलो। ओके। तुम लोग को फॉर्मूला तक नहीं याद है। हाँ, नहीं सही है, ये यही होता है, क्यू बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, यही फॉर्मूला होता है। मतलब ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि टाइम के साथ कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज हो रहा है, दिख रहा है। और इसके डिस्चार्जिंग का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है, एक्सपोनेंशियली घटता हुआ, मतलब टाइम के साथ। मतलब देखो, शुरू में जब फुली चार्ज होता है तो बहुत तेजी से डिस्चार्ज होता है, और कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में उसको कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। हाँ या ना बोलो। कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया का डायलॉग याद है कि कुछ ही पल लगता है एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में, लेकिन इनफाइनाइट, लेकिन इसको पूरी तरीके से डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। मतलब वो इस बात पे था कि देखो, सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सिलेबस को 100% कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें कुछ नहीं करना है, टाइम ही तो पूछ रहा है ना, आर दिया गया है, सी दिया गया है, बस फार्मूला याद रखना, क्या क्या दिया गया है, टाइम पूछ रहा है, आर दिया गया है, सी दिया गया है, तो रख लो। क्यू की जगह पे क्या रखोगे, क्यू नॉट बाई टू बराबर क्यू नॉट ए के पावर माइनस टी बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 5 × 10, मेगा मतलब क्या, 10⁻6। और सी की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 × 10⁻⁻6, यही ना, ये हो गया। 1/2 इजकल टू क्या मिला, ई के पावर माइनस टी बाई 5। क्या कहते हो गाइस। चलो लॉग ले लें दोनों तरफ, अरे लॉग ले लें, लॉग नहीं एल एन लेंगे ना, नेचुरल लॉग लेंगे। एल एन 1/2 इज इक्वल टू एल एन ई के पावर माइनस टी बाई 5। अभी पावर बाहर आएगा, बोलो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एल एन टू हो जाएगा, माइनस टी बाई 5। ये क्या हो जाएगा भाई, एल एन ई। एल एन ई की वैल्यू क्या होती है मन, 1। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, माइनस ने माइनस को मार दिया, टी बराबर क्या हुआ, 5 ln 2। अच्छा ये फॉर्मूला, ये जो चीज है, ये 5 ln 2 इसमें से किसके बराबर होगा। अब ln 2 का वैल्यू तुम्हें याद होगा, याद है, 0.6, हाँ 0.6 समथिंग होता है। तो 0.6 इंटू 0.62 के आसपास होता है, इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर है 3.5। 3.5 एलन की पूरी वैल्यू रखनी होगी, इन्होंने काफी तगड़ा वो लगाया हुआ था। ठीक है, जो भी आंसर हो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर जिसको, अगर मान लो तुम्हें वैल्यू नहीं याद है तो तुम जुगाड़े लगा सकते थे। टी बराबर 2, क्या था, टी इज इक्वल टू 2 एलन, 5 ln 2 था ना, तो 0.303 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद 5। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, अब तो log 2 की वैल्यू तो जानते हो ना, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ये होती है। आप कंप्लीट करना, आप वो करना, आंसर आ जाएगा।
सिंपल सा लॉजिक है। चलो अगला सवाल। तो कभी एक दो सवाल ऐसा होगा जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन टफ भी मिल सकता है। तो क्या तुम्हें लग रहा है इतना भी इजी है क्या? जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है उसके लिए। अग, अगले सवाल करो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए इजी है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसकी बैंड बज जाएगी। करो। A rectangular wire loop of 6 centimeter and 4 centimeter with a small cut is moving out of region of uniform magnetic field directed normal और इतना normal to the loop। मतलब एक रेक्टेंगुलर वायर था, ध्यान से देखो एमन, कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या था, स्मॉल कट था, ऐसा ही रेक्टेंगुलर वायर था। ये बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर का है, ये छोटा वाला कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉर्मल है। तो इसका नॉर्मल मैं अंदर की तरफ बना दूं। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसकी वैल्यू क्या है अमन, 0.4 टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट होता है, किसका होता है, टेस्ला किसका यूनिट होता है, बोलो। हाँ मैग्नेटिक फील्ड। और बेबर किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और बेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, हैं? बेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है जी? अच्छा बेबर किसका यूनिट होता है, फ्लक्स का। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। तो किस फ्लक्स बाई एरिया क्या होता है, अच्छा बी बराबर क्या होता है, फाइव बराबर क्या होता है, बी ए। फाइव बाई ए बराबर क्या होगा, बी होगा ना। गधेड़े हो गया तुम लोग, दिमाग चलाओ। बेबर पर मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, बताओ अमन। अमन किसका एरिया है बेबर पर मीटर स्क्वायर, है? इतना कुछ बता दिया, बेबर किसका यूनिट है बताओ, बोलो। क्या ही गधे गधे लोग पड़े हुए हैं यहाँ। क्या, ऑफ कोर्स वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड ही तो है यार। वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें नहीं पता चल रहा है, वेबर फ्लक्स होता है अपन एरिया, फ्लक्स बाई एरिया क्या होता है, बी। तभी तो तुम फाइव बराबर बी ए बोलते हो। क्या है यार, ऐसे तुम लोग एग्जाम क्वालिफाई करोगे, एग्जाम सर पे और तुम्हें यूनिट नहीं पता, फॉर्मूला क्या घंटा याद रहेगा। अच्छा, डायरेक्टली नॉर्मल टू द लूप, फाइंड द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कट। इस कट के क्रॉस तुम्हें वोल्टेज बताना है। अगर इसको कितना स्पीड दे दिया जाए, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्पीड दे दिया जाए तो। अभी सवाल तुम्हें समझ में आ रहा है, मोशनल ईएमएफ का सवाल है। मैं कहता था ना मोशनल ईएमएफ इंपॉर्टेंट है। बोलो सहजान, ये सवाल कितने लोग को समझ में आ रहा है, मोशनल ईएमएफ का है। अच्छा तुम बताओ, कौन कौन से डंडी में क्या कहते हैं वोल्टेज पैदा होगा, इसमें पैदा होगा कि नहीं होगा ये बताओ। हमने मोशनल ईएमएफ में देखा था कि अगर कोई डंडा है, अगर कोई रॉड है, एमन याद है तुम रॉड लेके भागती थी, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में तुम लेके भाग रहे हो, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसके द्वारा इंड्यूस ईएमएफ जो होता था वीबीएल होता था। क्या होता था, वीबीएल होता था। क्या इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, क्या इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा बेटा, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो पूरा ही नहीं है, सिर्फ इसमें होगा। तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा भाई, ई बराबर कितना होगा, वी बी एल। अब वैल्यू सबकी रख दो आंख मूंद के। वेलोसिटी कितनी है,
2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻⁻² रख दिया। बी कितना है बोलो एमन, बी की वैल्यू कितनी है 0.4, और लेंथ कितना है 4 की 6, 6 × 10⁻²। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, इसको करो, 6 दूना 12, और 12 चौको कितना होगा 48, 4.8 × 10⁻⁴ वोल्ट आंसर। कोई ऐसा है? ऑफ कोर्स। तो देखो, जिसने भी मुझसे अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है उसे मुझे नहीं लग रहा है ऐसे सवालों में दिक्कत होगा। हम तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल किए थे, याद है? ऐसा ऐसा भेजते थे, ऐसा ऐसा भेजते थे, याद है कि नहीं है? ये तो बहुत लुल्ल सवाल था, लुल्ल सवाल था कि नहीं? बोलो यार। अबे तुम लोग बोल नहीं रहे हो हैं, क्या कर रहे हो? तुम लोग से बोला नहीं जा रहा, इतनी हालत खराब हो गई पेपर के एक दिन पहले। तो आई होप तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे होगे, तो मुझे नहीं लग रहा है तुम लोग को ज्यादा इश्यू रह रहा होगा। ठीक है, इसको अभी हम करेंगे, काफी धाकड़ मतलब इजी सवाल है। ठीक है, अभी मैं उस पे आऊंगा, उससे पहले हम थोड़ा सा लो लेवल के और सवाल कर ले। क्वेश्चन अगला, ये वाला करो। ये सवाल देखो, मैं भी सारी इन द क्लास, मुबेदरा, फातिमा, सुहेल, आर इन द क्लास आर नॉट? आर यू हियर? अरे क्लास में तुम लोग होगी, भाग गए? हेलो, कौन कौन क्लास में है यार? दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ भाई, आवाज समझ, मेरी बात समझ में आ रही है? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग, व्हाट्स गोइंग हियर? फैज, ओके। हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो, बोलो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ रही होगी। देखो यार, आज की क्लास जो भी मैं पीवाईक्यूज 2-3 दिन कराऊंगा, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। क्या कह रहे हो? माइक ऑफ कर लो भाई। हुज माइक इज दिस? कौन है? हेलो, ओके, चलो। तो हेलो फैज, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, हेलो एमन, फैज, हेलो, हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हेलो, फैज, एमन, कहाँ चले गए यार ये सब? मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है। ओके, अभी मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? वेल डन। ये सवाल करिए, ये सवाल करें आप लोग। अ कैपेसिटर, अ रजिस्टर एंड इतना हेनरी आर प्लेस्ड इन सीरीज। एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर एंड इंडक्टर सीरीज में रखा गया है। मैविस, मुदेबरा, तुम लोग को एसी मैंने पढ़ाया था और तुम लोग को बहुत अच्छे से समझाया था। ये वाला क्वेश्चन करना, मतलब फेज डायग्राम बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। बोल रहा है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो कैपेसिटर बताइए। आई एंड वी किसमें है? सेम फेज में है। एक कब पॉसिबल होता है? आई एंड वी सेम फेज में कब होते हैं? बोलिए जनाब। आई एंड वी सेम फेज में कब होते हैं? रेजोनेंस के केस में।
रेजोनेंस के केस में और आई और भी क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस का केस होता क्या है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, अरे एक्सएल बराबर एक्सी होता है, उस केस में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही प्योर बचता है, एज अ इंपीडेंस रजिस्टर ही बचता है। एक्सएल एक्सी को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। एक्सएल का फार्मूला क्या होता है बेटा, एमन एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सी का फार्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी। यहां पे रख दो, हमें यही तो फाइंड करना है। तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। तो यहां से हमें सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, यहां से हमें, हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं ओमेगा सी होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ओमेगा सी बराबर क्या हो गया, 1/ओमेगा एल। सी की वैल्यू क्या हो गई, 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। वैल्यू पुट कर दो सब, वैल्यू पुट कर दो और आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू क्या है भाई, एल की वैल्यू क्या है, 101.5 इंटू 10⁻³ उसके बाद देखो वैल्यू क्या आ रही है, मे बी जो भी वैल्यू आए, आई होप यू हैव गॉट इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना रेजोनेंस का, कि हम रेजोनेंस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज आई एंड वी आर इन सेम फेज, अगर ये सेम फेज में नहीं होता तो रेजोनेंस नहीं लगता, रेजोनेंस के केस में दोनों सेम फेज में हो जाते हैं। याद है फेजर डायग्राम, याद है ना, ये चीज अगर इसको कैंसल आउट कर देगी तो ही जो आई और वी का फेज होगा वो सेम हो पाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो बताओ, क्या बीएससी में क्वेश्चन तगड़ा आ रहा है, क्या बीएससी में सवाल तगड़ा आ रहा है, 4 पेपर करके जाओ फिर तुम समझ जाओगे बीएससी में, बीएससी के पेपर का माइंडसेट क्या है। चलो इस सवाल को करते हैं, इस सवाल जरा करो और मुझे बताओ। इस सवाल जरा करो और बताओ। हेलो गाइस, जेनर डायोड पढ़ लिया तुम लोगों ने, जेनर डायोड पहले ये है क्या, ये चीज है क्या, व्हाट इज दिस, ये चीज है क्या, इस, अरे कहाँ डायोड है, वेल डन, कौन सा डायोड है, यह एक स्पेशल डायोड है, नाम क्या है, जेनर डायोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जेनर डायोड का काम बताओ क्या होता है, जेनर डायोड का काम क्या होता है, पहला काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर, क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब समझे, ये वोल्टेज को क्या करेगा, रेगुलर रखेगा, मतलब ये क्या नहीं हो सकता है, वोल्टेज वेरी नहीं हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई लोड है, क्या है, हेलो, ये लोड है, मान लो तुम्हारा एक टीवी है और तुम टीवी खरीद के लेके आए या फ्रिज खरीद के लेके आए, अब तुम्हें पता है अगर इसके क्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट से ज्यादा हो गया ना तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो तुम इसके पैरेलल में एक 100 वोल्ट का जेनर डायोड लगा दो। अब ये जेनर डायोड जानते हो क्या करेगा, चाहे इधर कितना भी वोल्टेज हो, 1000 ही क्यों ना वोल्टेज हो, इस 100 से ज्यादा इसके क्रॉस पैरेलल में जो जितने वोल्ट का जेनर डायोड है, ये मतलब 100 पे इसको रेगुलेट करके रखेगा, इससे ज्यादा नहीं क्रॉस होने देगा। समझ में आ रहा है,
तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम ध्यान से समझो, यहां पे वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, लेकिन इस 1K के लिए कौन वोल्टेज माने रख रहा है, जेनर डायोड वाला वोल्टेज या ये वाला वोल्टेज, जेनर डायोड। तुमने कितने का लगाया है, 15 का, तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा होगा बेटा, कितना मिल रहा होगा, 15 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा होगा, 15 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा होगा। तुम बताओ, अगर इसको 15 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, तो इसमें करंट कितना बहेगा, V बराबर क्या होता है, आई आर, आई बराबर क्या होगा, V/R, V कितना है 15 अपन 1 × 10⁻³ सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 15 मिली एम्पियर। कितने लोगों को समझ में आया, क्या रे सर ये तो लुल्ल सवाल था, हम देख के झूठ मूठ में डर रहे थे। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये तो इजी था, लोल था लोल, जीरो लेवल का सवाल था, कितने लोग कह रहे हैं हाँ। अरे इस सवाल में क्या रखा था यार, अब तुम बताओ, जिसको जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट पता होगा उसको तो अच्छे से ओम्स लॉ अगर लगाने ना आए तो भी सॉल्व कर लेगा, हाँ या ना बताओ, अबे बोलो ना यार, मतलब जिसको ओम्स लॉ भी लगाने अच्छे से नहीं आ रहा होगा वो भी समझ जाएगा कि यार सॉल्व कैसे करना है। ठीक है चलो ये सवाल करो, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें देखो पोटेंशियल देके क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। ये सवाल तुम यार बार बार फोन आ रहा है यार, ये सवाल बाद, हाँ ये सवाल तुम्हें करना है, तुम करके मुझे बताओ कैसा लग रहा है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हाँ भैया, मुझे तो सही लग रहा है यार, ये बीएससी का पेपर ज्यादा टफ है नहीं, हम तो फोड़ देंगे, क्या कहती हो अमन, मुदेबरा, सोहेल, क्या हिसाब किताब है, कुछ होगा कि नहीं होगा, कहाँ गई है मुबेदरा फातिमा, सी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। गाइस तुम लोग उस पे तो नहीं चल रहे हो ना, क्या कहते हैं, सदमे में तो नहीं चल रहे हो ना। हाँ तो गाइस सॉल्व करके बताओ इसे, यहाँ पे क्या दिया और क्या पूछा जा रहा है, बताओ भैया अमन। क्या दिया गया और व्हाट दे आर आस्किंग, बोलो क्या दिया गया है, पोटेंशियल हैज बीन गिवन, दे आर आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालोगे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड, आ हा हा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dv/dt, लेकिन ये कब होता है, सॉरी dt/dt नहीं यार, dt/dx है, हाँ। लेकिन ये कब होता है, जब सिर्फ एक्स में होता है, यहां तो क्या है वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें पार्शियल डिफरेंशियल का काम लेना होगा, ये क्या होगा, -dवा b/dवा x i कैप माइनस, अब y क्यों कर लो, dवा v/dवा y j कैप, फिर इसी तरीके से क्या कर लो, dवा v/dवा z k कैप, समझे, जब तीनों वेरी कर रहा हूं तो ये लगाएंगे ना फॉर्मूला, अरे भैया जब तीनों वेरी कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, लगा दो फॉर्मूला, कर दो, करो डिफरेंशिएट करो, अबे करो डिफरेंशिएट, शर्मा रहे वही से, चलो एक एक चीज निकालते हैं, ठीक है, निकालो, डवा डवा v/डवा x निकालो, बताओ क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या हो जाएगा, -2xy माइनस z³ यही होगा ना, आई कैप में, डवा v/डवा y क्या होगा, -x², और इसमें तो कुछ है नहीं तो ये 0, डवा v/डवा z क्या होगा, ये तो कुछ है नहीं 0, ये क्या हो जाएगा
3x z²। क्या कहते हो गाइस? +0 हो गया, तीनों डिफरेंशिएट हो गया, लिख दो। ई बराबर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा 2xy + z³ आई कैप, ए +x² j कैप +3x z² k कैप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सवाल जेई मेन में भी आया था यार, जेई का सवाल देखो उठा के एमयूबीएससी वाले पूछ दिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आया? देखो अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता तो ई इजकल टू माइनस dv/dx लिखता, या फिर ई इजकल टू माइनस dv/dy लिखता। लेकिन यहाँ कितने वेरिएबल थे, एक्स भी वेरी था, वाई भी वेरी था और जेड भी वेरी कर रहा था। अरे तीनों वेरिएबल थे ना, तो तीनों के रिस्पॉन्ड में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ा था ना, हाँ या ना? बोलो ना, कोई मुझे बोलेगा? आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ, तो ऐसे सवाल भी आते हैं। देखो अभी 4 पेपर तुम करोगे, मजा आ जाएगा तुम्हें, और उसके बाद से तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं तो एएमयू बीएससी फिजिक्स को छोड़ के आऊंगा। अभी सवाल अगर किसी ने नहीं किया तो दौड़ा के मारूंगा। आंसर बताओ, फॉर्मूला बताओ, एमन फॉर्मूला बता दो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम और लेमडा में क्या रिलेशन था? एमन फॉर्मूला बताओ, बहुत कूटी जाओगी तुम, पढ़ाई के साथ मजाक। बोलो भाई, फॉर्मूला बताओ एमन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ। यार इतनी बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है, मैनी 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 टाइम। बोलो, हाँ बोलो, बोलो यार, मतलब लाज शर्म नहीं है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, बस दिन भर मौज काटो तुम लोग। अच्छा जी, पी को किस पे रखा गया है? वाई एक्सिस पे, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा कर देता हूं। वाई इज इक्वल टू सी बाई एक्स कौन सा ग्राफ होता है? रेक्टेंगुलर। बोलो, हाइपरबोला। क्या है हाइपरबोला है? नहीं। क्या है हाइपरबोला है? नहीं। क्या है हाइपरबोला है? नहीं। ये तो पैराबोला है, तो पैराबोला हाइपरबोला यही है, बस खत्म। आर यू गेटिंग दिस? बोलो भाई, एमन पिटाई खानी है। अगला भाई बताओ मैविस, पोलराइजेशन किसको सपोर्ट करता है? वेव नेचर को या पार्टिकल नेचर को या किसको? क्वांटम नेचर मतलब होता है पार्टिकल नेचर, क्वांटाइज्ड फॉर्म। कौन है जी? बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? ये कितनी बार कितना मन से पढ़ाया था, एकदम दिल लगा के पढ़ाया था। अभी कौन सा वेव, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? दोनों ऑप्शन है। अच्छा, लाइट ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? कौन सी वेव है? लाइट। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इसके कुछ लक्षण किससे मिलते हैं? ट्रांसवर्स से। इसीलिए पोलराइजेशन वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कौन से वाले वेव को? ट्रांसवर्स वेव को। वैसे भी जब तुम पोलराइजेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। बात समझे? वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना यार, जितने भी लाइट की प्रॉपर्टी है वाली, ये सारे के सारे क्या करते हैं? वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि लाइट कौन सी वेव के कैटेगरी में आती है? ट्रांसवर्स के। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेविसन जर्मर, फलाना डमका, ये सब किसको बताते हैं?
पार्टिकल नेचर को। समझे बूझे कुछ या वैसे ही ज्ञान चल रहा है? एमन कहेगी आज सर मेरे मेरे पीछे पड़ चुके हैं आज। बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती। अच्छा, एज अ ट्रूथ टेबल तुम लोगों को बनाने आता है कि नहीं आता है? आता है? नो। तो इसका अभी मैंने वीडियो शेयर किया है, इसको जाके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा और अगर आपने वीडियो देख लिया तो 100% करके आएंगे, समझे? मैंने गेट पढ़ाया है, मतलब गेट में जितने भी गेट हैं, एंड और नैंड नॉट, सबको मैंने बताया है और ट्रूथ टेबल भी वहां पे सिखाया है। तो 1.5 आवर की वीडियो है, देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको नहीं आता होगा तो ज्यादा दिमाग लगाने वाला वीडियो नहीं होता है, आराम से आप इसको कर लेंगे, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ, तुम लोग को अच्छा तो लग रहा है ना? अच्छा, बेइज्जती करवा के अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। क्या ही बेइज्जती हो रही है इनकी। चलो भाई करो जल्दी से, अरे करो यार ये वाला। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या दिया गया है? पीओटी का रिलेशन दिया गया है और बोला गया है पी इज प्रोपोर्शनल टू टी के पावर सी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? देखो, ऐसे आइडियल गैस इक्वेशन कोई मुझे बताएगा? बोलो 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 बोलो, मैविश शर्मा मत। पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मान लो ऐसा हो जाए, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाए तो पी प्रोपोर्शनल टू टी है, लेकिन ये आइडियल गैस इक्वेशन में पी प्रोपोर्शनल टू टी के पावर सी है। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब एडियाबैटिक का एक इक्वेशन होता है, एडियाबैटिक इक्वेशन होता है, और वो जो इक्वेशन होता है वो होता है पी भी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये होता है किसका इक्वेशन? एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है, ठीक है? अब एक गामा क्या है? मेयर फार्मूला कहता है कि सीपी बाई सीबी को कहते हैं गामा, और सीपी माइनस सीबी को कहते हैं आर। पहले बताओ ये कितने लोग सीपी और सीबी का नाम पहली बार सुन रहे हैं? हाँ तो भाई बताएं, कितने लोग सीपी और सीबी का नाम पहली बार सुन रहे हैं? बोलो बोलो यार, किस कोई सुन रहा है? नहीं, सबने 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 सुन रखा है ना? एक्चुअली देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ सीपी और सीबी के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ ना तीन तरह की गैसेस हमारे यहाँ पे होती हैं। जैसे पहला गैस होता है मोनो एटॉमिक गैस, इन्हीं के लिए डिफाइन किया गया है सीपी और सीबी, मोनो एटॉमिक गैस। और दूसरा डाया एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस का कोई एग्जांपल बताओ। हाइड्रोजन, मतलब एक ही हो, कोई कोई भी, ये ले लो हीलियम, नियान, आर्गन, जिसमें एक ही है, जिसमें एक ही है, जिसमें एक ही एटम है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसको क्या कह रहे हैं? मोनो एटॉमिक। और
डाया एटॉमिक मतलब दो, जैसे O2, N2, और कोई बताओ, कोई भी, कोई भी Cl2, ये सारे क्या है, डाया एटॉमिक है। और तीसरा, और तीसरा पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये लगभग यही तीन तरीके के गैस पाए जाते हैं। कुछ पॉली एटॉमिक गैस का नाम बताओ। O3, और बोलो, SO2, और NO2, ये सारे क्या है, पॉली एटॉमिक गैस है। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से। अच्छा देखो, डाया एटॉमिक का हमेशा स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए। जैसे O2 कैसा होगा, O डबल बॉन्ड O, N2 कैसा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो कैसा है, लीनियर, कैसा है भैया। अब तुम बताओ, CO2 डाया एटॉमिक है या क्या कहते हैं यार, डाया एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। CO2 is diatomic or polyatomic? है, बेंच होता है। इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है ना। इसका भी क्या होता है, इसका भी ये भी क्या होता है, लीनियर होता है, तो डाया एटॉमिक के केस में जाएगा। तो अब देखो, जो डाया एटॉमिक, मोनो एटॉमिक है, इन सबके लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम की चीज डिफाइन की गई। अब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि कितने तरीके से मोशन करने के लिए फ्री है। तो एक मोनो एटॉमिक गैस तीनों दिशाओं में चल सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ बेटा, तीन। डाया एटॉमिक कितने दिशाओं में जा सकता है, तीन दिशाओं में तो जा ही सकता है, और दो दिशा में रोटेट भी हो सकता है। तो ये हो गया, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया है, 3 + 2 5। और पॉली एटॉमिक तीनों दिशा में जा सकता है, और तीनों तरफ से रोटेट भी कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 6। समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना। तो कई बार सवाल डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायरेक्टली पूछ लेगा। तो देखो, जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन हुआ, उनके लिए मोलर हीट कैपेसिटी, और मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी मतलब होता है, पी जब कांस्टेंट हो तब मोलर हीट कैपेसिटी, और सीबी मतलब वी जब कांस्टेंट हो तो मोलर हीट कैपेसिटी। तो हम इसको पहले याद करते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीज है। तो तुम मेरे साथ ध्यान से समझो कि मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे याद करना है। पहला 2-3 फार्मूला सीखना। पहला, गामा बराबर क्या होता है बेटा, मेयर फार्मूले के द्वारा गामा बराबर क्या होता है, CP/CB। और आर बराबर क्या होता है, CP-CB। ठीक है, बात समझे। अब चलो मैं यहां लिख देता हूं गैस, यहां लिख देता हूं मोनो, यहां क्या लिख दूं, डाया, यहां क्या लिख दूं, पॉली, या नॉन लीनियर। ठीक, डाया में अगर कोई ऐसा हो कि जिसमें एक से ज्यादा एटॉम हो लेकिन वो लीनियर हो, तो वो किस में आएगा, डाया में आएगा। ठीक है, अब चलो बताओ, FCP, CB और CP, और यहीं पे एक बना दो गामा। एफ मोनो के लिए कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए कितना होता है, 3। सीबी देखो कितना होता है, मोनो के लिए सीबी जो होता है वो होता है 1/2, सॉरी, 1.5 R। कितना होता है, बोलो, 1.5 R, 1.5 सीबी 1.5 से स्टार्ट होगा। डाया के लिए एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1.5 के बाद क्या आता है, 2.5, 2.5। ठीक, उसके बाद से 2.5 के बाद से पॉली के लिए हो जाता है 3 R। अब सीपी निकालना है तो सीबी में आर जोड़ते जाओ, 1.5 में आर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 R। तुम ही बोलो ना, 2.5 R। और 2.5 में आर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 R। और 3 में आर जोड़ोगे तो 4 R। सिंपल। अब गामा निकाल लो, CP/CB करके क्या हो जाएगा,
मोनो के लिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5/3। इसके लिए क्या हो जाएगा, 7/5। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4/3। तो याद रख पाओगे। अरे बस तुम्हें सीबी तो याद रखना है। सीपी याद हो गया, गामा याद हो गया। सीबी याद रखो, सीपी याद हो गया, गामा याद हो गया। और सीबी क्या है, मोनो के लिए 1.5, डाई के लिए 2.5, और उसके पॉली के लिए 3, खत्म। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे बीएससी में पूछ ले या बीटेक में पूछ ले, लेकिन पूछेगा। और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डाया के लिए कितना होता है, 5, और पॉली के लिए 6। ठीक है। देखो 4 पेपर कराने के लिए सोचा हूँ, और 4 पेपर करने के बाद से तुम्हारे पास फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और 4 पेपर के बाद से चीजें खुद ही रिपीट करने लगेंगी। ठीक है, बुझे। चलो, ये जब समझ गए तो अपने क्वेश्चन पे जरा आना। पीबी के पावर गामा बराबर तुमने कांस्टेंट पढ़ लिया। ठीक है, हमें पता है ये देखो ए किसके टर्म में इक्वेशन दिया गया है, पी प्रोपोर्शनल टू टी के पावर सी, किसके टर्म में इक्वेशन दिया गया है, टेम्परेचर के। हमारे पास किसके टर्म में इक्वेशन है, वॉल्यूम के। पहले वॉल्यूम, अब देखो, कई लोग टेम्परेचर के टर्म में इक्वेशन याद रखते हैं, बट तुम्हें पता है मैं क्या हूँ, शॉर्ट माइंडेड, ज्यादा मतलब ज्यादा लॉन्ग माइंडेड नहीं हूँ, ज्यादा याद नहीं रहता है। तो मैं एक याद रखता हूँ, बाकी सब उससे डेरिवेट करता हूँ। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे जुगाड़े लगाऊंगा। देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे ऐसे जुगाड़ लगाता हूँ, सॉरी, पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी। हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म में लिख देते हैं। क्या अगर हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो कोई तकलीफ होगा तुम्हें, होगा क्या, नहीं। तो मैं वॉल्यूम बराबर लिख देता हूं एन आर टी बाई पी। कोई दिक्कत, तो है गया पी, वॉल्यूम की जगह पे लिख दिया एन आर टी बाई पी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो हो गया पी एन आर के पावर गामा, ठीक है, हो गया, इनटू टी के पावर गामा और पी के पावर माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। तो ये चीज कांस्टेंट है, इसको तुम इधर भेज दो, तो हो जाएगा पी के पावर 1 - गामा। ठीक है, ठीक है। अरे ध्यान से सुनो, पी के पावर 1 - गामा इंटू टी के पावर गामा बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको एक काम करो, इधर लेके आओ, पी के पावर 1 - गामा बराबर सी बाई टी के पावर माइनस गामा। ठीक, अब इससे क्या करो, रूट ले लो, मतलब इसके पावर में वो कर दो, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू सी के पावर 1/1 - गामा इंटू टी के पावर माइनस गामा अपन 1 - गामा। ये समझ में आया। तो ये P, ये तो कांस्टेंट है, P प्रोपोर्शनल टू 2 के पावर माइनस गामा अपन 1 - गामा। इन दोनों को रिलेट करो, C बराबर क्या हुआ, माइनस गामा अपन 1 - गामा। निकल के आएगी नहीं, C बराबर माइनस गामा अपन 1 + गामा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ भैया यही निकल के आया है, बोलो। सी बराबर क्या हुआ, माइनस गामा अपन 1 - गामा। कितने लोगों को दिखा, तो सी बराबर में लिख दू गामा अपन गामा -1, और गामा बराबर क्या है इसका, 5/3 है। कितने लोगों को दिख रहा है, मैं लिख दूंगा अरे गामा फार मोनो एटॉमिक, देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ शब्द में, मोनो एटॉमिक। कितने लोगों को दिख रहा है भैया, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। तो इसीलिए तो हम गामा के टर्म में इसको फंसा रहे थे, कि गामा की वैल्यू हमको पता है, तो मैं लिख दिया 5/3 - 1। क्या हुआ, जल्दी सॉल्व करो। 2/3, यही ना। 5/2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है यार, आंसर नहीं है क्या, आ गया आंसर। तो कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया, क्या ऐसा सवाल आएगा तो तुम कर लोगे नेक्स्ट टाइम, क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल कर लोगे। अरे बड़ा सवाल नहीं था। देखो ये क्या दिया था, P प्रोपोर्शनल टू टी के पावर C दिया था। हमको याद है पीवी बराबर, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो मैंने जुगाड़ क्या किया, मैं पहले भी को हटा के टी लाया, और जैसा इधर है वैसा इधर इक्वेशन बनाया था। तो P इजिकल टू क्या था, P प्रोपोर्शनल ऐसा था कि टी के पावर माइनस गामा अपन गामा -1।
ऐसा इक्वेशन बनाया था लास्ट में, कुछ ऐसा जुगाड़ करके बनाया था। फिर मैं देखा इधर पी है तो इधर का बराबर है, तो इधर का भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो टी टी तो बराबर है, बस ऊपर वाली चीज को क्या करो, बराबर कर दो, तो सी बराबर माइनस गामा अपन 1 माइनस गामा। यही किया था ना जी, यही जुगाड़ किया था ना। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा, अहमद देखो ईमानदारी से बताना कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो देवी, बोलो जी। बहुत बढ़िया। ओके। हाँ, ये सवाल करो यार, कई बार जेई तक में सवाल आया हुआ है, एएमयू बीटिंग में भी सवाल आया हुआ है। ये सवाल से पता नहीं क्या लेना देना है। एक फार्मूला बता दो, हमेशा याद रखना, सी स्क्वायर जो होता है 1 अपन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अब तुम इस फार्मूले को मैंने याद रख लिया था अपने टाइम में, तुम भी याद रख लो। अब तुम इसके हिसाब से ना बता दो आंसर। आंसर बताओ। मैं भी आंसर बताओ इसका। मैविश, सैजान, फैज, यार तुम लोग से बीएससी का पेपर नहीं लग रहा है, बीटेक या खाक लगाओगे? बीएससी बीटेक से बहुत लुल्ल होता है। अबे लल्लुओं, ये कहाँ भाग गए सब लल्लू लोग? हेलो, हेलो गाइस, हेलो। बीएससी नहीं लग रहा है तो बीटेक क्या खाक लगाइएगा? कैसे लगाइएगा बीटेक? ये फॉर्मूला याद रख लो, ये सवाल लग जाएगा। बताओ क्या होगा आंसर? रूट लेना जरा, रूट लो। ये क्या हो गया? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आएगा? ये किसके बराबर है? इसको मैं किसके बराबर लिख दूं? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? सी क्या है? सी क्या है चाइल्ड? सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ, मीटर पर सेकंड। जब तक बीएससी का 4 पेपर लगाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। एक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, करते हैं इसको। पहले इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बता दूंगा। पहले इसको कर लेते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए बराबर क्या है? अल्फा आर प्लस बीटा बाई आर स्क्वायर ई के पावर माइनस गामा टी। जहां पे आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, और टी टाइम है। अब तुम्हें क्या बताना है? अल्फा बीटा, अल्फा बाई बीटा और गामा का डायमेंशन बताना है। अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन क्या होगा एंड गामा का डायमेंशन क्या होगा? अगर गलत किए दौड़ा के मारूंगा। ट्राई टू सॉल्व दिस। ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व होगा भाई? बोलो, तुम क्या कहोगे कि भैया चूंकि सेम डायमेंशन की चीजें जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, तो जो एफ का डायमेंशन होगा वो अल्फा आर का डायमेंशन होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात कह रहा हूं? तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स बाई आर। सिंपल। अल्फा मिल गया। हम्म। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया अल्फा मिल गया? अरे कोई बोलेगा? ओ भाई, कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा, गामा का डायमेंशन क्या होना चाहिए? देखो, गामा और टी मिला के क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि यह एक क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस बनाओ, मतलब गामा क्या होना चाहिए? टाइम का इनवर्स होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कट करेंगे। बोलो। तो गामा का डायमेंशन तो डायरेक्ट मिल गया कि टाइम इनवर्स होना चाहिए।
तो देखो ये चीज डायरेक्टली आंसर दे रही है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, बस बीटा का निकालना है। तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो बीटा बाई आर स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ठीक है। तो अल्फा बाई बीटा, तो यहां से बीटा का डायमेंशन निकाल लो, फोर्स फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। एक काम करो डिवाइड कर दो, अल्फा बाई बीटा बराबर क्या होगा, फोर्स बाई आर इंटू फोर्स इंटू आर स्क्वायर। फोर्स ने फोर्स को मार दिया, अल्फा बाई बीटा इजकल टू 1/r क्यूब, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल पी -3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितने लोगों को समझ में आ गया? अरे लुल्ल सवाल था भैया, लुल्ल सवाल था। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? बोलो बोलो भाई। हाँ एक एक सवाल है लुल्ल, और लुल्ल सवाल कर लो। चलो भैया करो। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। भैया सॉल्व करो इसे। कैन यू सॉल्व दिस? नहीं, अबे कौन सा आंसर होगा? आंसर बताओ यार। विच आंसर इज करेक्ट? अबे यार एक देखो, ए डॉट पी डॉट क्यू जो है ऑफ कोर्स क्यू डॉट पी के बराबर होगा, तो ये तो गलत बात है। ये चीज बराबर हो ही नहीं सकता है, और ये चीज कैसे बराबर हो सकता है? और सी में क्या है? सी में क्या है बेटा? सी बराबर हो सकता है, क्योंकि इसको तुम इसको हैं। हाँ वो क्या कह रहे थे? हाँ यहाँ पे जो है ना ये डॉट है, ठीक है, दिस इज इट्स अ डॉट। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना इक्वल टू है। अब बताओ, अब ठीक है। हाँ, बी कैसे हो सकता है पॉसिबल? अच्छा डोंट इक्वल टू है, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। नाम क्या है आपका? अच्छा, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक है, आप सही है। फिर तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। समझ में आया आंसर? अरे फिर तो इजी हो गया ना सवाल, ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाना ही नहीं पड़ा। अरे ट्रिपल प्रोडक्ट पे कहां जाना पड़ा यार? जाना पड़ा क्या? तो ये बताओ, कितने लोग को मेरी बात समझ में आई? क्या भैया समझ में आ गया? आ गया। चलो ये वाला कुछ पुराना वाला सवाल करते हैं। ए वाला, इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बोलो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है? m1 a1 प्लस m2 a2 डैश डैश अपन समेशन ऑफ m। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक्सियम क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 डैश डैश अपन समेशन ऑफ m। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 v1
प्लस M2V2 डैश 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 अपन समेसन ऑफ M। सॉल्व करना। इसको, ये क्या हो रहा, मान लो एक इधर जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, एक्सेलरेशन बराबर क्या बताया था, याद है? एक किसके वजह से इधर आ रहा है, तो G sin 30 की वजह से आ रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, G sin 60। यही था ना भाई, यही था ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तुम लोगों ने मेरी वीडियो देखी है पुली वाली? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक पुली वाली वीडियो देखी है तुमने? मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, तुम डायरेक्ट मतलब वैसे बेसिक में भी कर सकते हो। मैंने पुली पे एक वीडियो बनाई थी। सारी पुली के सारे सवालों को मैंने एक साथ कंसीडर कर लिया था। हालांकि उस टाइम पे मैं सो रहा था। हाँ, ये वाला पुली प्रॉब्लम, बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व पुली विद इन द सेकंड, किसी ने देखी? मैं देखा था। ये वाला देखा था पुली वाली वीडियो? हेलो, नहीं देखा था यार, मिस कर दिया, तुम लोग को देख लेना चाहिए था। भाई जितनी भी पुली के सवाल बनते हैं ना, 1 घंटे में साहब तोड़ मरोड़ के बराबर कर दिया था। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना है। तुम्हें बीडी बनाना होगा, और इस चीज का एक्सेलरेशन एक बार निकालो, इस चीज का एक्सेलरेशन एक बार निकालो, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में सबको रखना। M1 वेक्टर A1 प्लस M2 वेक्टर A2 जैसा जैसा अपन समेशन ऑफ M। सिंपल। आर गेटिंग में पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भैया सही बात है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये रहे कुछ बीएससी के सवाल। तो ये 2020 का पेपर था। इसके बाद से कौन से ईयर का पेपर कर दें, बताओ भाई? मुदेबरा फातिमा, कौन से ईयर का पेपर तुम्हें टफ लग रहा है? तुम्हें तुम्हें 2018 टफ लग रहा है? अच्छा, और कोई है जो 2018 सॉल्व करवाना चाहता है? चलो, ये तो 2020 का था। हम 19 और 18 ही कर लेते हैं। तो तुम लोग लंच कर लो, हो सके तो रात को लूंगा या सुबह लूंगा, अभी थोड़ी तबीयत अभी भी मेरी सही नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, तुम्हारे कम से कम 3-4 पेपर करवा दूं ताकि तुम लोग कॉन्फिडेंस। हाँ, खुद से भी ट्राई करो ना, खुद से भी तुम लोग ट्राई करो। और फार्मूला बुक में फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लो। तुम ही बताओ, इसमें से सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था कि नहीं था? जिस भी बच्चे को फॉर्मूला आता होगा, क्या वो आराम से फोड़ देगा कि नहीं फोड़ देगा? कोई भी सवाल ट्रिकी था? बताओ मुदेबरा, एमन बताओ। सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड था। तो अगर, बोलो भाई, फैज बताओ, क्या कह रहे हो फैज? तो गाइस देखो यार, सारा का सारा का सारा जो था फॉर्मूला बेस्ड था, तो मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर्मूला अपने दिमाग में खोपड़ी में बैठा लो सारा। बाकी तो ठीक है, ज्यादा मार्क्स मतलब ऐसा नहीं है कि पास होने के लिए बहुत ज्यादा तुम्हें मेहनत करना है। 40-50 मार्क्स रहेगा तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो चलो, हम तुम लोग भी पेपर लगाओ, बाकी मैं भी पेपर लगवा दूंगा। ठीक है? ठीक है गाइस। तुमने एक चीज नोटिस किया कि ईएमआई, एसी, मैग्नेटिज्म मिला के सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। एक चीज तुमने नोटिस किया, ईएमआई से तो ये कितना सवाल पूछे थे, 3 सवाल। कैपेसिटर, ईएमआई और उससे मिला के सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया था। तो ईएमआई का सारा फार्मूला रट लेना। ठीक है? तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कितने लोग को अच्छा लगा? ओके, चलो ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आ, ओ तेरी, ओ तेरी।